अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो अपनी कैंपस हुई थी तो उसमें बेसिकली हमने ए स्टार सर्च का इंट्रोडक्शन देखा था और साथ में उसका एक क्वेश्चन भी कर लिया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए स्टार कैसे काम करता है और फिर उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ए स्टार सर्च फंक्शन की इवैल्यूएशन में जो चीज़ें यूज़ करता है वो होती है कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो है वो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि ह्यूरिस्टिक बेसिकली प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। एंड प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो आपको गिवन भी हो सकती है और यू कैन कैलकुलेट एज वेल एट द रन टाइम। ज़रूरी नहीं होता कि आपको गिवन हो। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वैरी कर सकती है। तो if you are working on any specific application, first you need to know about the background of that application and उसी के बाद ही तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका ह्यूरिस्टिक क्या हो सकता है। ह्यूरिस्टिक का जो ताल्लुक होता है वो ना आपके आंसर से होता है, गोल स्टेट से होता है। मतलब आप ना ये समझ लें कि किसी भी गोल स्टेट को अचीव करना है तो दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन है, चार रास्ते हैं, चार ऑप्शन है, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई किसी से बेहतर है प्रॉब्लम रिलेटेड ना। मतलब आप जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे वहां जाना है एक जगह पे, तो यहाँ से वो 40 किलोमीटर दूर है, दूसरे रास्ते से 20 किलोमीटर, तो ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो गोल से रिलेटेड हो, जो आपकी हेल्प करे एक आंसर को दूसरे आंसर से कंपेयर करने में। वो आपकी क्या कहलाएगी? ह्यूरिस्टिक कहलाएगा। वो अपने प्रॉब्लम में सोचना होता है। अक्सर प्रॉब्लम में आप खुद सोचते हैं और उसके बाद आप उसको डिजाइन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल की थी, आपको पता है ये मैप हम करवा चुके हैं
ह्यूरिस्टिक इसके अंदर मौजूद है हमारा विद रिस्पेक्ट टू विच ह्यूरिस्टिक। ये पॉइंट भी हमारा पहले हो चुका है कि ह्यूरिस्टिक जो होता है वो गोल स्टेट के रेफरेंस से होता है। तो अगर आप मैपिंग प्रॉब्लम की बात करें तो मैपिंग प्रॉब्लम के अंदर ह्यूरिस्टिक जो है वो बेसिकली गोल स्टेट के हिसाब से है। तो ये जो आपके सामने टेबल है इसमें बिचेरियस के हिसाब से आपका पूरा ह्यूरिस्टिक टेबल गिवन है। ये एग्जाम्पल हमने कर ली थी, हमने ये बात कर ली थी क्योंकि ये यूज केस को यूज कर रहा है तो कॉस्ट पे अच्छा काम कर रहा है, ग्रीडी के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है तो ह्यूरिस्टिक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल आपको ऑप्टिमल आंसर भी देता है और कंप्लीट आंसर भी देता है। ये हमने न्यूमेरिकल कर लिया, ठीक है। आपने इसके रीजन आपने बता भी दिया था कि सर मेमोरी का मसला हो सकता है, तो हमने आपको कहा था कि इसकी एनहेंसमेंट है इस एल्गोरिथम की, कुछ इसकी एनहेंसमेंट है एल्गोरिथम की जो कि हमने कर ली थी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमल, तो ये बात मैं बता चुका था लास्ट क्लास के एंड में कि ऑप्टिमल का ताल्लुक बिल्कुल है कि रिजल्ट बेहतर देता है, लेकिन ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल होना चाहिए। एडमिसिबल की टर्म मैंने काफी डिटेल में समझाई भी थी कि एडमिसिबल का मतलब होता है जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करे ट्रू कॉस्ट को। मतलब अगर मैं आपको ये लिखा हुआ ही समझा दूं, ए स्टार हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ऑप्टिमलिटी कब आएगी, द ट्री सर्च वर्जन ऑफ ए स्टार इज ऑप्टिमल इफ एच ऑफ एन इज एडमिसिबल। एच ऑफ एन एडमिसिबल का मतलब क्या है कि एच ऑफ एन इज एडमिसिबल इट फॉर एवरी नोड दैट इज, मतलब क्या है इसका मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड में समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम जो थी वो क्लियर हो जाए। देखें दो चीजें हैं यहाँ पर, एक एच ऑफ एन है, एक एच स्टैटिक एन है, ठीक है। हम तो इसी की बात कर रहे हैं अब तक, एच ऑफ एन। ये जो एच स्टैटिक एन है बेसिकली ये ट्रू कॉस्ट है, ये क्या है, ट्रू कॉस्ट है। तो कभी भी आपका एच ऑफ एन हमेशा कम होगा या बराबर होगा ट्रू कॉस्ट से, मतलब ट्रू कॉस्ट हमेशा बराबर या बराबर से ज्यादा आ सकती है। इज इट क्लियर? मतलब फर्ज करेंगे मैं अगर आपको कहता हूँ कि एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ से जाने की यूनिवर्सिटी 18 किलोमीटर है, तो जब आप एक्चुअल में जाएंगे ये एक्चुअल कॉस्ट होगी, ये एक्चुअल कॉस्ट होगी एच सारी एन, ये ज्यादा होगी 18 या 18 से, मतलब 18 के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक नेवर ओवरएस्टिमेट द कॉस्ट टू रीच द गोल। मतलब अगर आपका ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है तो उसका मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर फर्स्ट करें आपको किसी ने ह्यूरिस्टिक टेबल दे दिया है और उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो सही है नहीं है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? फॉर एवरी नोड आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे? ये देखें, मैं आपको मिसाल दूं, इस मैप पे चलते हैं दोबारा। ये देखें, आपने कहा सर ये बिचोरियस के रेफरेंस से लिखा हुआ, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप ये देखें, ये कह रहा है यू से लेके बिचोरियस का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 85। इसने कितना बताया हुआ 80, तो ये कम ही बताएगा। इसी तरीके से अगर मैं एच से बोलूं, एच से, तो 98 और 85 कितना होता है, 183। एक्चुअल में कितना, 183। ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में कितना है, 183। ये देखें एच से कितना लिखा, 151। तो एस्टिमेटेड या तो कम होगा या छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता ट्रू कॉस्ट से। इज इट क्लियर? ये समझ में आया बेटा सबके? सबसे पूछ रहा हूँ। किसी भी एक नोड को रैंडम उठा लें और वहां से ना ऑप्टिमल डिस्टेंस निकाल लें। जैसे कि फर्ज करें मैं ये एन से जाना चाह रहा हूँ, तो 92 और 87 कितने होते हैं, 179। 179 और 142 कितने होते हैं, 279 एंड 321। 321 और 85, 321 और 85 होते हैं आपके 406। तो देखें एन से लेके 406 लिखा हुआ है, यहाँ देखें कितना लिखा हुआ है, 234। देख रहे हैं आप? तो एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा ही होगा एस्टिमेटेड से या बराबर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मूविंग फॉरवर्ड एक और एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ जो मैंने आपको घर पे करने को दी थी, मतलब क्लास में जो आप लोगों ने की थी वही मैं करवा रहा हूँ आपको। उसके लिए आई नीड अ व्हाइट बोर्ड। मैं व्हाइट बोर्ड अपना ओपन कर रहा हूँ। वही एग्जाम्पल है ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए, जिन लोगों को कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो जाए कि अब एक एग्जाम्पल ना हम ऐसे ही कर रहे हैं जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, मतलब आप इसको अपने पास याद रख सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। एक नोड हमारी एस है,
ए है, एक जी है, इस तरीके से बीच में बी है, जिन लोगों ने उस दिन किया था बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वी आर रिवाइजिंग बेसिकली। ठीक है जी, ये हमारा वही डेटा हो गया जो हमने उस दिन डिजाइन किया था। अब देखिए काम करने का तरीका कैसे है। मैं उस दिन ही बता रहा था आपको कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, आप एस पे खड़े हुए और एस के तीनों चाइल्ड बना दिए। देखिए एस ए, एस बी एंड एस सी। ठीक है, अब एस ए, एस से ए तक का फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, एफ कितना है हमारे पास, ए और ए का ह्यूरिस्टिक 6, तो 1 + 6 = 7। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्टेप समझ में आ गया बेटा सबके? बेटा जल्दी जल्दी बताइएगा, ये न्यूमेरिकल हम रिपीट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। फिर एस से बी क्या है, 4, ये 6 हो गया। और एस से सी कितना है, एस से सी तो है ही नहीं, ये मैंने गलत बनाया। ठीक है, तो एस से सी तो है ही नहीं भाई, तो ये 2 चाइल्ड है। अब हमें पता है कि इसमें से हमें मिनिमम चूज करना है, तो मिनिमम कौन सा है ये। तो देखिए मैं यहाँ अपनी याद दहानी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एस बी पे लिख दूंगा 1। तो सर मैंने फर्स्ट नंबर पे इसको ओपन किया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बी के पास कितना ऑप्शन है, एक ही है, तो एस से बी और बी से सी, एस बी और सी। अब एस से बी गए तो 4 और बी से सी गए तो 2, 6 हो गया, ये 6 हो गया। और सी का ह्यूरिस्टिक है 1, ये 7 हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि भाई दोनों 7 है, तो हमने कहा था कि सर इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यू कैन हैव अ फर्स्ट चॉइस एंड फर्स्ट कम, मतलब जो पहले आ रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम कर लेते हैं एज अ चॉइस। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, आप इसको कर लेंगे जबकि कोई मसला नहीं। हमने इसको ओपन कर लिया 2, तो सेकंड नंबर पर हमने इसे ओपन किया। और अब इसको जब ओपन करेंगे तो ए के पास कितना ऑप्शन है, 3, ए बी सी जी। तो ये देखें एस ए बी, एस ए सी एंड एस ए जी। ठीक है भाई, तो अब ये बात आप देख लें, तो एस ए बी 1 2 3 और बी का ह्यूरिस्टिक कितना 2, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5। एस ए सी 1 और 5 6, 6 और 1 7। एस ए जी 1 और 12 13, 13 + 0 13। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबके? अच्छा भाई हमें अपना आंसर मिल गया और पाथ ये बता रहा है एस ए जी, हमने इसको याद रख लिया, लेकिन ये डिस्टेंस है 13। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को जितनी नोड इस वक्त सिस्टम में ओपन है उनसे कंपेयर करेंगे, और अगर कोई बेहतर नोड होगी तो हम उसको ओपन कर लेंगे। अगर कोई बेहतर नोड नहीं होगी 13 से, तो हम 13 वाले आंसर को डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन हमारे पास काफी सारी बेहतर है, मतलब इस वक्त सिस्टम में 4 नोड और हैं जो कि सब बेहतर है, 6 7 5 7। तो देखिए अब मैं 5 को ओपन करूंगा। इज इट क्लियर? इसको ओपन कर लूंगा। इज इट क्लियर? तो 5 + 1 होगा सी। बेटा सी जो है एस ए सी, बेटा एस ए सी होगा, एस से 1 1 और 5 कितना होता है 6, और सी का ह्यूरिस्टिक कितना 1, तो 6 + 1 होगा। ठीक है हसन? अच्छा जी, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं।
थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ऐसे ओपन किया तो ये क्या है, एस ए बी, इसकी एक ही नोड है, ये जो है वो कितनी आ रही है, एस ए बी 1 2 2 5, 5 और प्लस 1 6, तो ये हो गए 6। अब अगेन हमारे पास आंसर तो मौजूद है, लेकिन इससे बेहतर नोड मौजूद है, एक, एक और दो, और ये 3 नोड मौजूद है, तो 3 में 6 अभी भी बेहतर है, तो दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 4 लिख दिया, समझ में आ रहा है सबके? एस ए बी सी जी, और हमने एस ए बी सी जी क्या किया, 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। अब देखें एक और रास्ते से आंसर आ गया, अच्छा जिसका आंसर है उसको तो फर्दर खोलना ही नहीं है, तो एक और रास्ते पे आंसर आ गया, वो आंसर है 8, और 8 13 से बेहतर है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को यहाँ अपडेट करेंगे, एस ए बी सी जी इज इक्वल टू 8, और इसको हम भूल जाएंगे। क्लियर? अब हम दोबारा देखेंगे सिस्टम में कि एक आंसर हमारा और आ रहा है जो कि 8 है, क्या 8 से बेहतर कोई नंबर मौजूद है? तो 8 से बेहतर इस वक्त हमारे पास दो नंबर और मौजूद है, 7 और 7, क्योंकि ये तो हम खोल चुके हैं, तो 7 और 7। अब हमारी मर्जी है हम किसे ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये पहले आया था, इसको ओपन कर लेते हैं, ये पहले आया था, बाद में आया था, ठीक है। तो अगेन ये 4 नंबर पे खोली, अब ये 5 नंबर पे ओपन कर रहा हूँ, और 5 नंबर पे ओपन करके देखूंगा मैं क्या होगा, इसके भी आंसर आ जाएगा एस बी सी जी। और एस बी सी जी का जो सिस्टम में बन रहा है वो क्या बन रहा है, एस से बी गए 4, बी से सी गए 4 और 2 6, और 3 9, 9 प्लस 0, 9 प्लस 0, तो यहाँ पर भी एक आंसर आ गया, इसको हम फर्दर ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें अपने आंसर को कंपेयर करेंगे, और ये आंसर पुराने वाले आंसर से बेहतर नहीं है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं, और अब हमारे पास एक और नोड है, 8 से बेहतर 7, इसको ओपन कर लेते हैं, एस ए सी जी, और ए सी जी में क्या है, 1 5 6 3 9, तो ये भी ओपन नहीं हो गया आगे, क्योंकि ये हमारा आंसर है। तो अब हमारे पास कंपैरिजन में देख लें, ये वो क्वेश्चन है जिसमें तमाम नोट्स ओपन हो रही हैं, लेकिन सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6, तो मैंने 6 नंबर पे ये ओपन किया। अब अगर आप ये नंबरिंग ना करें और ये पूरा डायग्राम ऐसे ही बना दें, तो हम ये समझेंगे कि आपने सीक्वेंस में नोट्स को ओपन नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ 17 लिखा हुआ होता तो ये ओपन नहीं होती। इज इट क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? मुझे बताएं, ये जो डायग्राम आपके सामने मौजूद है, इसमें ए स्टार ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है या नहीं है? इसमें जो आपको ह्यूरिस्टिक दिख रहा है वो एडमिसिबल है या नहीं है? ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है कि देखें, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या बताई थी इसने, एस से जाने की 7, लेकिन हमें मिल क्या रहा है 8, तो कभी भी ट्रू कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं करता हमारा ह्यूरिस्टिक, तो तब वो एडमिसिबल होता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बता दें कि भाई ए स्टार जो है वो इसमें ऑप्टिमल है या नहीं है, तो आपने इस तरह से आखिर में आंसर निकालने के बाद ये स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी कि सिंस द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम एस टू जी इज 7 एंड वी आर गेटिंग 8 फ्रॉम एस टू जी इन एक्चुअल, तो हमारा ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल है, और चूंकि एडमिसिबल है तो ए स्टार जो है वो ऑप्टिमल होगी। इज इट क्लियर?
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये देखें, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, इसमें ये देख लेंगे ह्यूरिस्टिक फंक्शन का एक और एक टाइप बदल के लिए हमने हमेशा आपको बताया कि एक टाइप बदल के अंदर करेक्ट टाइल्स या मिसप्लेस टाइल्स यूज करते हैं, ठीक है ना। एक और तरह का ह्यूरिस्टिक होता है, वो मैं उसका नाम है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस, जो कि एक टाइल में आप यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है वो इस तरह से समझ लें, बुक से ही समझ लें, कोई मसला नहीं है। ये आपकी इनिशियल स्टेट है या आपकी गोल स्टेट है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि एक प्रॉब्लम के अंदर एक से ज्यादा तरह के ह्यूरिस्टिक हो सकते हैं। हम जो यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम के अंदर एक से ज्यादा तरह के ह्यूरिस्टिक हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो सर हम कौन सा ह्यूरिस्टिक यूज करें? पहले मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक प्रॉब्लम के अंदर एक से ज्यादा तरह के ह्यूरिस्टिक हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल। तो सर हमें कौन सा ह्यूरिस्टिक यूज करना चाहिए? क्या ह्यूरिस्टिक की चॉइस से फर्क पड़ेगा, या अगर एक प्रॉब्लम की एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक है तो हम कोई सा भी यूज कर लें? सवाल समझ में आ गया? मतलब मोटिवेशन हो गई इस टॉपिक को पढ़ने की, जब हम दिखा रहा हूँ। जी बेटा सबसे पूछ रहा हूँ। बेटा वो तो मैं बताऊंगा अदीम, वो तो बता रहा हूँ ना बेटा अभी, लेकिन मेरा सवाल समझ में आ गया जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा सवाल ये है कि एक प्रॉब्लम है, उसमें सर एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक आ रहे हैं, तो सर हम कोई सा भी चूज कर लें, सब अच्छे लग रहे हैं, या उनके अंदर भी कोई ना कोई क्राइटेरिया है? ठीक है बेटा। तो एक आपको एक टाइप बदल का ह्यूरिस्टिक पता है जिसे आप मिसप्लेस टाइल्स कहते हैं या आप करेक्ट टाइल्स कहते हैं। एक टाइप बदल के अंदर ही एक तरह का ह्यूरिस्टिक और निकल सकता है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो कहलाता है मैनहट्टन डिस्टेंस या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, याद रख लें। ये देखें, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनिशियल स्टेट है, ये गोल स्टेट है। आपने इससे ये बनाना है। तो ये कह रहे हैं कि आप सपोज कीजिए कि 7 को उसकी जगह पे लेके जाना है। तो पता है 7 को उसकी जगह पे ले जाने के लिए कितने मूव चाहिए? आप सपोज ये कीजिए कि सिस्टम में कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ 7। तो 7 को यहां से लेके जाऊं तो 1, 2 और 3 मूव चाहिए इस जगह पहुंचाने के लिए। 1, 2 और 3, सही कह रहा हूँ गलत? या यहां से लेके जाऊं तो 1, 2, 3 मिनिमम वाले देखने, तो यहां से भी 3 है, यहां से भी 3 है। तो इसका मतलब है 7 को उसकी जगह पे पहुंचाने के लिए कितने मूव चाहिए? मुझे 3 चाहिए। इज इट क्लियर? आवाज आ रही है सबको? मैं वहीं पर कंटिन्यू करता हूँ, उसमें लाइट चली गई थी। 7 को उसकी जगह पे ले जाने के लिए कितने मूव चाहिए? 3। इसी तरीके से 7 के अलावा बताएं 2 को उसकी जगह पे ले जाने के लिए कितने मूव चाहिए? 4 को उसकी जगह पे ले जाने के लिए कितने मूव चाहिए?
4 को देखें, 4 को, 4 बेटा 4, ये 4, तो 4 को उसकी जगह पे ले आने के 2 मूव चाहिए, डायगोनल मूव नहीं। गुलाम मुस्तफा बेटा सब लोग ना सिंपल सी बात सुने, ये 7 है, सिस्टम में कोई और नहीं है, तो उसको उसकी जगह पे ले आएंगे 1 2 3 मूव। ये 2 है, उसको उसकी जगह पे ले आने के लिए कितने मूव चाहिए, 1, क्योंकि उसकी जगह ये है, ये देखें 1 चले जाएगा ये अपनी जगह पे। इज इट क्लियर? अब 4 जो है, 4 को उसकी जगह पे ले आने के लिए 2 मूव चाहिए, देखें 1 और 2, ये 4 यहां पर है, 2 मूव। इस तरीके से सारे मूव निकालने हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको नंबर को काउंट कर लें, ये आ गया 18, ये नंबर क्या आ गया 18। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जब मिसप्लेस टाइल्स का आप काम करते थे तो मैक्सिमम टाइल्स कितने मिसप्लेस हो सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि मैक्सिमम टाइल्स कितने मिसप्लेस हो सकते हैं? 8। तो जरा सोच के जवाब दीजिए कि मैक्सिमम नंबर उस केस में 8 आ सकता है। तो ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस वाला सवाल है, इसमें मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है इस केस में, जो आप अभी समझ के आए हैं? ये जो टोटल आपने अभी 18 किया था, 18 तो आपने अभी कर लिया, तो कम से कम 18 तो आना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? ये वो तो लिखा हुआ है स्क्रीन पे 26, आ कैसे रहा है 26? सवाल तो ये है ना कि 26 सर आ कैसे रहा है? बेटा बता, मेरी बात समझ में आ रही है? पहले ये बता। सवाल ये है कि इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो मैक्सिमम नंबर कितना बड़ा हो सकता है? इन्होंने लिखा 26। ये क्या मिसाल है ये देखें। शायद आप लोग बेटा क्लास में पार्टिसिपेट कर लें, जो बताएं गलत बताएं, लेकिन क्लास में पार्टिसिपेट करें। हमेशा आपको एक बात कही जाती है, फर्ज करें कि ये सूरत हाल है, ये 1 यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ। ठीक है, ये है सूरत। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है? 1 अपनी पोजीशन से मैक्सिमम दूर जाए, तो मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाए, यहाँ 7 है तो ये 3 में चला जाए। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाने में मैक्सिमम स्टेप्स लगेंगे। सही कह रहा हूं गलत? इसी तरीके से यहां पर 7 है तो यहाँ 3 आ जाए, यहां पर 1 आ जाए। ये बात समझ रहे हैं आप लोग सब? वर्स्ट केस सिनेरियो में ये होना चाहिए। अब बाकी जो है उनको भी दूर कर दो, तो 2 को 2 इधर कर दो, 8 को इधर कर दो। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन करीब है वो। इसी तरीके से 5 को यहाँ, 4 6 को यहाँ कर दो, 5 को इसी जगह पे रहने दो दूर करने के लिए, और 6 को। ठीक है, होगा क्या मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी कंसीडर करें तो मैक्सिमम ये जो 4 कॉर्नर वाले हैं ये दूर हो सकते हैं एक दूसरे से 4 4 4। मतलब क्या है, ये देखें 4 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप। लेकिन जो बाकी सेंटर वाले लोग हैं वो मैक्सिमम 4 स्टेप पे नहीं जा सकते, वो कहाँ जा सकते हैं? 2 स्टेप दूर। क्योंकि देखें अगर 6 को मैं दूर करूंगा भी तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर। यहाँ से यहाँ आने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? 2 स्टेप। सही कह रहा हूँ गलत? इसी तरीके से तो बाकी लोग जो है वो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो बाकी लोग इतनी दूर होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि ये प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना आप, तो प्रैक्टिकली 4 लोग 4 दूर हो सकते हैं बाकी सर। तो ये नंबर बन रहा है 24। इन्होंने 26 लिखा हुआ क्वेश्चन, इन्होंने 26 लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क को शामिल करके। बेटा देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें।
आप एक ऐसा बोर्ड बनाएं, आप 654 कर दें। बताने का मकसद वर्स्ट केस सिनेरियो समझाना है शादिब। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 654 कर दें, या हाँ 4 होगा यार, 4 होगा, वो गलती से लिख दिया मैंने, कि 4 कर दें इसको। वर्स्ट केस सिनेरियो में मैक्सिमम नंबर 24 तक जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो आपने 18 निकाला है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 24 तक जा सकती है, ठीक है ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? 24 तक। अब मेरा ये मुझे समझ में आ गया। अब एक है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 तक जा रही है, एक की 26 तक। दो ह्यूरिस्टिक है, एक को मैं H1 कह रहा हूँ, एक को मैं H2 कह रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो बेटा ट्रू कॉस्ट 26 इन्होंने इसलिए लिखी है कि क्वेश्चन मार्क को शामिल किया है। हम शुरू से क्वेश्चन मार्क को शामिल नहीं कर रहे, हम 8 टेल काउंट कर रहे होते, 9 नहीं कर रहे होते। अगर आप इसको 9 कर दें, इसको 9 कर दें तो इसको 26 कर दीजिएगा, ठीक है? इसको 24 कर दें, इसको 8 कर दें, ठीक है? ये समझ में आ गई बात? अब सवाल ये है कि सर कौन सा बेहतर है? तो देखिए, आप 8 टाइल पजल को सर्चिंग के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। मुझे बताएं, मैं 4 लोगों के नाम ले रहा हूं, बल्कि 6 लोगों के नाम ले रहा हूं। गुलाम मुस्तफा, निमरा, तूबा, अजमल, आलिया और ये उसामा। आप लोग 0 से लेके 8 तक में से एक नंबर सोचें और लिखिएगा नहीं, और मुझे प्राइवेट में भेज दें। यहाँ पर 0 से लेके 8 तक एक नंबर सोचें और मुझे प्राइवेट में भेज दें जल्दी से। सिक्स, 3, 3, 5। अब तो सुन लिया, ठीक है? तो ये 4-5 लोगों ने मुझे भेजा है। अगर मैं यही सवाल इनसे दोबारा रिपीट करूं और कहूं कि 0 से लेके 24 तक एक नंबर सोचें, तो बताएं सेम नंबर आने की चांसेस पहले केस में ज्यादा थे या दूसरे केस में ज्यादा है? अंडरस्टूड? शायद मेरा पॉइंट भी समझ में आ गया हो। सेकंड वाले में नहीं है बेटा सेम आने के चांसेस, सेकंड वाले में रेंज बड़ी है, फर्स्ट वाले में रेंज छोटी है, ऐसा ही है ना? तो अब आप सोचेंगे आप 8 टाइल पजल को सॉल्व कर रहे हैं ह्यूरिस्टिक 1 से, तो इसका मतलब है जब चाइल्ड जनरेट होंगे, मतलब डिफरेंट स्टेट्स बनेंगी, तो उनका ह्यूरिस्टिक सेम आने की चांसेस हैं अगर मिसप्लेस स्टाइल से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जब सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे? आप किसी को भी रैंडमली चूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है ना? हम पढ़ चुके हैं ये बात। तो अगर हो सकता है कि आप किसी एक को चूज करें और उस वाले से आंसर ना आए, दूसरे वाले से आंसर आ रहा हो, क्योंकि वो पहले वाला जो है आगे जाके आपको फंसा दे और दूसरा वाला हो सकता है आपको ना फंसाए, ऐसा ही है। तो टाई ब्रेकिंग जब होगी तो चॉइस की वजह से हो सकता है कि आपकी सर्चिंग में प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जब आप 24 रेंज वाला ह्यूरिस्टिक कंसीडर करेंगे तो टाई ब्रेकिंग के चांसेस कम है, और टाई ब्रेकिंग के चांसेस कम होने की वजह से ये वाला ह्यूरिस्टिक जो है वो ज्यादा बेहतर वर्क करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, करवा नहीं रहा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो मोटिवेशन ये है कि ह्यूरिस्टिक वो वाला चूज करना चाहिए जिसमें रेंज बड़ी हो। ये देखें, ये एक टेबल है, इस वाली को छोड़ दें आप, इस वाली चीज को छोड़ दें बस आप, ये वाली चीज को, ठीक है? आप इसको कंसिडर करें। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक सवाल सॉल्व किया जिसका नाम था ए स्टार सर्च, मतलब ए स्टार किया और उसको 3 तरह के एल्गोरिथम से किया। पहला एल्गोरिथम इन्होंने चूज किया आइटरेटिव डीपिंग सर्च। इन्होंने पहला एल्गोरिथम चूज किया आइटरेटिव डीपिंग, दूसरा किया ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 1 और तीसरा किया ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 2। इज इट क्लियर? एक ही सवाल को 3 तरह से सॉल्व किया। पहले एक इनिशियल स्टेट ली, एक गोल स्टेट ली। इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट से सिर्फ डेप्थ 2 पे रखा। मतलब क्या है कि डेप्थ 2 पे आंसर पड़ा हुआ था, मतलब आप इनिशियल स्टेट में इतने चेंजेस करें कि डेप्थ 2 पे आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो आइटरेटिव डीपिंग सर्च ने टोटल 10 स्टेट बनाई। ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 1 ने 6 स्टेट बनाई, ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 2 ने 6 स्टेट बनाई। जब इन्होंने अपने आंसर को थोड़ा और दूर कर दिया, मतलब एक कोड कर दिया, कोड में तीनों एल्गोरिथम चलने, और आंसर को 6 डेप्थ पे कर दिया, 4 डेप्थ पे कर दिया, तो आइटरेटिव डीपिंग ने 112 स्टेट्स बनाई। कितनी? 112। ए स्टार ने कितनी बनाई? ह्यूरिस्टिक 1 ने 13, ह्यूरिस्टिक 2 ने 12। इज इट क्लियर?
इसी तरीके से जब डेप्थ 6 पे गए तो आईटीडी उनका अननेसेसरी काम कर रहा होता है 680 2018। ये देखें जब डेट 24 पे गए तो फर्क देखें 39,000 एंड 1600। तो फर्क क्यों आ रहा है? ये ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम तो सेम है, ह्यूरिस्टिक की चॉइस भी फर्क आ सकता है सर्चिंग के स्पेस में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा, तो यहाँ ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम में एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक हो तो आपको कौन सा ह्यूरिस्टिक चूज करना चाहिए, वो जिसकी थोड़ी सी रेंज बड़ी हो, ठीक है, ताकि टाई ब्रेकिंग के चांसेस कम हो। क्योंकि टाई ब्रेकिंग में यू ऑलवेज गो विद द लेफ्ट वन साइड, या जो पहले आ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आप फंस सकते हैं, चांसेस है। आंसर वो भी ला के देगा लेकिन आपका सर्च स्पेस कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपने पढ़ा इन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च। इन्फॉर्म सर्च में आपने पढ़ा बीएफएस, यूसीएस, डीएफएस, डीएलएस, आईडीएस, एक आध एल्गोरिथम और भी था। बाय डायरेक्शनल सर्चिंग को हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। इसी तरीके से इन्फॉर्म सर्च में आपने पढ़ा ग्रीडी और ए स्टार। दोनों की मोटिवेशन ये है कि आपको ह्यूरिस्टिक का पता होना चाहिए। चैप्टर 4 इज अबाउट लोकल सर्चिंग एल्गोरिथम। लोकल सर्च एल्गोरिथम समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सपोज कर लीजिए कि मैं आपको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रहा हूं, मैं आपको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रहा हूं जिसमें एक्स वाई जेड 3 अननोन मौजूद हैं और एक ही इक्वेशन है, और मैं आपसे कहता हूं यार मुझे ना एक्स वाई जी की वो वैल्यू बता दो कि जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सवाल समझ लिया? मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं जिसमें 3 अननोन है और आपसे कहता हूं एक्स वाई जी की मुझे वो वैल्यूज बता दें जिसमें 3 अननोन है। तो आप मेरे पास आते हैं 1 घंटे बाद और बोलते हैं सर ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, इनको पुट करें, आंसर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया। मेरे लिए क्या चीज मैटर करती है? आंसर मैटर करता है। मेरे लिए क्या चीज मैटर करती है? आंसर मैटर करता है। मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती कि आप आंसर तक कैसे आपने अप्रोच की। पॉइंट समझ में आ गया? ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मीटिंग एंड हो रही है, मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ 2-3 मिनट में।